जो समंत समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज लोग हैं, उनकी समस्याएं दिन ब दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, उसका अर्थ होता है कि जितनी क्रिया होती है उतनी ही ताकत से प्रतिक्रिया होती है। तो जैसे हमारे खिलाफ जितनी भी क्रियाएं हो रही, मतलब जुल्म की, अन्याय की, असंवैधानिक बातों की, हमारे हक और अधिकार को मिटाने की, उतनी ज्यादा रिएक्शन होती है। पर हमको रिएक्शन किस तरीके से करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन जहां भी कहीं कुछ भी ऐसा आंदोलन होता है, तो उस आंदोलन में एक बात तो निश्चित आती है कि उसका विरोध करना। हम लोग अभी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत जोर से आंदोलन छेड़ा जा रहा है कि उपवर्गीकरण का, और दूसरा एक अवेयरनेस कैंपेन चला है कि जो जनगणना चल रही है उस जनगणना में हम क्या लिखें, हमारा क्या मत होना चाहिए। इसके ऊपर जगह जगह पर केडर लग रहे हैं, जगह जगह पर ट्रेनिंग आयोजित किए जा रहे हैं। और वो उपवर्गीकरण के लिए क्या करना चाहिए, इसकी ही आज एक केडर लगा था, उसमें मुझे बुलाया था। तो उस वक्त बोलते बोलते वहां पर ज्यादा वक्ता थे और फिर मेरा पीछे हो गया बोलना, तो इसीलिए मैं देर से जुड़ गया हूँ। तो समस्या ऐसी है कि हम लोगों के ऊपर आजकल चारों तरफा लड़ाई ताकत से लड़ी जा रही है। उसका स्वरूप कुछ संवैधानिक है, कुछ लीगल है, कुछ आर्थिक है, कुछ सामाजिक है और कुछ सांस्कृतिक है। तो चारों पांचों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, किस तरीके से हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। और पिछले 5 साल से समन संघ यही कह रहा है कि आपके पास मात्र एकमात्र मार्ग है। जैसा कि तथागत बुद्ध ने कहा था कि अगर दुख से आपको मुक्त होना है तो कहते हैं कि एकायनो मग्गो, एकमात्र ऐसा मार्ग है वो आर्य अठंडगी को मग्गो, 8 अंगों वाला मार्ग है। जिसमें सबसे पहली बात है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, सम्मा दिट्ठी, आप सोचते क्या हो। उसके बाद वो कहते हैं कि सम्मा संकल्पो, आप सोचते हो, आपको पता चला है कि कहाँ कहाँ से अन्याय हो रहा है, किस तरीके से आपको दबाया जा रहा है, किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप उसके लिए सम्मा संकल्प यानी सम्यक संकल्प कैसा करते हो कि इसके खिलाफ मुझे क्या करना है। सम्मा वाचा, तो ये सब करते वक्त आपकी जो वाचा है, बोलने की भाषा है, ये लोगों को जुड़ने और जोड़ने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल लोगों के दिल को लगने वाली चाहिए, छू जाने वाली चाहिए। और उसके बाद फिर आगे का बताते हैं कि 8 अंगों वाला मार्ग जब तक कोई व्यक्ति वैयक्तिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से जब तक अपना नहीं लेता, तब तक वो सारी समस्याओं के ऊपर समाधान नहीं कर सकता है। आज ऐसे ही चपेट में हम लोग फंसे ऐसा नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि परसों हमारे जो मुखिया है, उन मुखियाओं ने एक अपना भाषण दिया था, संबोधन दिया राष्ट्र के नाम पर। उन्होंने कहा कि आपको दूसरे राष्ट्रों की यात्रा नहीं करनी है, आपको कटौती करनी है आपके खर्चे में, आप जितने भी संसाधन है उसका संसाधन का कम से कम इस्तेमाल करें, और आने वाले समय में आपको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे हल्के में ले लेते कि चलो इन्होंने बात बता दी, तो बताई तो हम करेंगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी गहरी समझ है। बात ऐसी है कि हम लोग जो पिछले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संघर्ष कर रहे हैं एक देश के तौर पर और एक समाज के तौर पर, तो चारों पांचों तरफ हमारी सारी पॉलिसीज फेल हो रही है। जैसे सुपर पावर है यूएसए, दूसरा पावर है रशिया, और तीसरे लगभग 3-4 पावर से कंट्री। चाइना एक पावर सुपर पावर बन रहा है, और चाइना तो हो सकता है कि 2-3 साल में नंबर 1 सुपर पावर बन जाएगा। तो ऐसे में चारों तरफ से हमारे ऊपर बैन लगाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और उसका परिणाम जो है कॉमन मैन को ही ज्यादा भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा कि तेल की कीमतें बढ़ी है। कुछ लोगों का तो अंदाज है, ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर है, एनालिस्ट है, तो अच्छा कंक्लूजन निकालते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है तेलों की कीमत कम से कम 10 से 20 रुपए तक प्रति लीटर बढ़ सकती है। दूसरा, हमारे पास गैसेस की भी कमी आएगी। उसके बाद बैंकिंग के जो आज आपने देखा होगा, तो बैंकिंग के एटीएम में भी अभी पैसे उपलब्ध नहीं बहुत जगह पर, कई डीजल की कमी आ रही है। तो इसका मतलब है ये क्यों हुआ ऐसा, ये इसीलिए हुआ ऐसा कि हमारे देश के लिए जो एक कार्यकाल और काम करने के लिए जो संविधान दिया गया था और उसके दिशा निर्देश थे, उन दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा। इसीलिए ये आपत्ति हमारे पास आ रही, हमारे ऊपर आ रही।
और किसी लिमिटेड लोगों के लिए ही शासन की दिशा निर्देश का काम चल रहा है। तो ऐसे में समाज का लगभग 85% 90% जो समाज है उसने क्या करना चाहिए? तो ये एक बात आ गई है कि इसके लिए आंदोलन करना चाहिए, मोर्चे निकालने चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, पर क्या उसके लिए हम काबिल है? क्योंकि हम तो सारे अलग-अलग ग्रुपों में बटे हैं। एक तो हम अपने-अपने संगठनों में बटे हुए लोग हैं। दूसरी तरफ हमारी कोई नेशनल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नेशनल लेवल का एक संघ नहीं है, नेशनल लेवल की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और नेशनल लेवल का एक कल्चरल हमारा यूनिफिकेशन भी नहीं है। ऐसे में हम करें तो क्या करें? तो हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को ढूँढने के लिए किसी और के पार्टी में, किसी और के संगठन में, किसी और के कहने के ऊपर चले जाते हैं और इस तरीके से हम सोच से विभाजित होते हैं। और जो समाज, जो समूह सोच से विभाजित होता है, वो समाज इकट्ठा नहीं हो सकता। क्योंकि हर ग्रुप का एक अलग-अलग विचार होता है, अलग-अलग सोच होती है। तो ऐसे में हम लोग विभाजित अगर रहेंगे तो इकट्ठा कैसे आएँगे? तो इकट्ठा आने के लिए समन संघ का एक ही कहना है कि पहले एक काम करो, अपनी समस्या क्या है इसके बारे में सोच लो। तो हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या सबसे बड़ी है कि हम इकट्ठा नहीं आते। तो इकट्ठा क्यों नहीं आते ये फिर सवाल आ जाता है। तो इकट्ठा नहीं आने के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की, समझने की काबिलियत ही हमने डेवलप नहीं की है। हम लोग अपनी बात करते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरा सोचता है कि ये इसके हित की बात होगी, इसको बड़ा नेता बनना है, इसको किसी संगठन का, किसी पार्टी का, किसी समूह का मुखिया बनना है, तो इसकी बात मैं क्यों सुनूं? और ऐसे में चलते रहता है। दूसरी समस्या हमारी ये है अंडरस्टैंडिंग के अलावा जो है अपने वैयक्तिक स्वभाव की। वो स्वभाव किस प्रकार के होते हैं? तो पद का मामला होता है, पैसे का मामला होता है, प्रतिष्ठा का मामला होता है, मंचमाला का मामला होता है, अहंकार का मामला होता है। ये 4-5 बातें हमको दूसरों से डिस्कनेक्ट करने के लिए कारणीभूत होती है और इसी वजह से अंडरस्टैंडिंग। तो हमको क्या करना है? हमको पहली बात है कि सामने वाले व्यक्ति को जब मैं प्रचार प्रसार करूं समन संघ की बात या समन संघ की फिलॉसफी, समन संघ की अवधारणा, समन संघ के बारे में जो भी बेसिक चीजें हैं, 10 गोल्डन रूल है या समन संघ का सार है, बताते वक्त हम कौन सी बातें करनी चाहिए? तो उससे पहले सबसे पहले बात है कि सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है। सामने वाले को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे बीच में वो भाव उत्पादित करना है कि मैं मेरी बात अगर कहूँ तो दूसरा भी कोई तो भी बात बताने वाला है, दूसरा भी अपना आर्गुमेंट करेगा, अपनी बात बताएगा। तो मुझ में मैं इतना दुरुस्ती कर लूँ कि उसकी बात पहले सुन लूँ, क्योंकि व्यक्ति तभी आपको रिस्पॉन्स देता है जब उसकी बात सुनी जाती है। हमारे खासकर जो बहुजन वर्ग है, ये एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, ये दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। किसकी? जो जन्मजात क्षमन है, जो एससी, एसटी, ओबीसी है, उसकी बात समझने के लिए हम तैयार ही नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति जो 3% होता है, जो संस्कृति चलाता है, रूल्स तैयार करता है, नियम बनाता है, किसी पूजा पाठी या कर्मकांड के जो नियम बताता है, उसकी बातें हम बिल्कुल दिल से सुन लेते हैं और उसके कहने पर हम लोग चलते जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने भाई को, अपने बहन को, अपने समाज के व्यक्ति को, अपने समान भाई बहन को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी समस्या बढ़ती जाती है। अभी एक मुद्दा इधर महाराष्ट्र में मैं बहुत दिन से जिक्र कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैं बहुत दिन से बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में जो संविधान के खिलाफ जो बात है उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। बहुत लोग संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक व्यक्ति एक साथ संघर्ष करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। हमने देखा कि जब जब भी उपवर्गीकरण के खिलाफ बहुत सारी जगह जगह पर आंदोलन चल रहे हैं, मोर्चाओं का आयोजन हो रहा है, संगोष्ठियां लग रही है, चर्चा सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, पर इनका जो जरिया है वो अलग अलग है। कोई पार्टी आती है, अपने पार्टी का एक चर्चा सत्र या संगोष्ठी लगा देता है और सबको बुलाता है कि देखो हमने ऐसी ऐसी संगत ये संगोष्ठी आयोजित की है, हमने मीटिंग बुलाई है, हमने अपने बिरादरी का कार्यक्रम रखा है, तो आप उधर आ जाओ। तो पिछले लगभग 1 महीने से बुद्धिजीवी वर्ग है और खासकर समन संघ के जितने भी लोग हैं, वो लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी कुछ एक्शन लेना चाहते हो, एक्शन लेने से पहले पहले एक मत कर लो किसी चीज के ऊपर, एक आंदोलन की दिशा डिसाइड कर लो, एक सोच बना लो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम करो। और क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं लेना है,
सारा समाज एकत्रित होकर क्रेडिट ले सकता है कि यस, ये हमारे समाज की जीत है। तो ये हमारी कमी हो रही है आजकल, इसीलिए लोग हमसे जुड़ते नहीं है। और जुड़े भी तो भी वो यही सोचते हैं कि यहाँ पर मुझे बुलाया गया, मेरा परिचय नहीं किया गया, मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझसे लोगों के साथ पहचान नहीं करवा दी गई और मुझे यहाँ पर अनदेखा किया गया। तो ये सारी बातें निचोड़ से अगर समन संघ में जो भी व्यक्ति लगातार जुड़ता है, आपके ऊपर अगर उसका विश्वास है, तो 1 डेढ़ 2 महीने के काल में उसके समझ में आ जाता है कि संगठन में काम करने का तरीका और समन संघ में काम करने का तरीका, इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती है कि जो पहले सुननी होती है, क्योंकि तथागत बुद्ध सारे लोगों को जब भी प्रवचन देते थे तो कहते थे कि आपको सबसे पहली अगर चीज क्या करनी है, तो कहते थे कि बी अ गुड लिसनर। आप पहले सबसे पहले अगर कैसे होनी चाहिए, तो आप दूसरों की बात सुनने वाले होने चाहिए, श्रोता होने वाले चाहिए, क्योंकि आप जितना रिस्पॉन्ड दोगे उनको, सुनोगे उनको, उतना वो ओपन हो जाएंगे। अगर उसके मन में अगर भड़ास है तो निकालने दो, निकाल लेगा वो। लेकिन अंततः वो इस मुद्दे पर आएगा कि मैंने बात की, इतना सारा कुछ किया, फिर भी ये सामने वाला व्यक्ति मुझे कुछ नहीं बोला और बोला कि आपने कहा वो ठीक है, पर ये बात आप भड़ास अगर सारे लोगों के सामने निकालोगे तो इसका क्या परिणाम होगा? तो दूसरा व्यक्ति फिर आपके ऊपर निकालेगा। तो दूसरों को अंडरस्टैंड करना है, ये बात वो समन संघ से सीखता है। क्योंकि रूल क्या बने, 10 गोल्डन रूल बने। यहाँ पर सारे लोग जन्मजात समन है, यहाँ पर कोई मुखिया नहीं है, यहाँ पर सभी लोग जाति की प्रैक्टिस नहीं करते, जाति का अभ्यास नहीं करते। यहाँ पर कोई भी किसी भी वर्ग से, किसी भी बिरादरी से, किसी भी वर्ग से, कोई चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसा भी हो, यहाँ पर जो भी आता है उसका वैल्यू इक्वल है। जो बात भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में लिखी है, वो बात बिल्कुल एक्चुअली यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है समन संघ में। ये बात नए व्यक्ति के समझ में आ जाती है और 1 डेढ़ 2 3 महीने के बाद वो जुड़ने लगता है धीरे धीरे। बाद में आगे जाके उसको ये पता चल जाता है कि अगर मैं यहाँ पर सुनूं, अच्छा लिसनर बन जाऊं, तो मुझे बोलने की भी आजादी दी जाती है। मैं शुरू में अगर मैं हैंड रेस करता हूँ, हैंड रेस करके मेरी बात सुनी जाती है, जिस तरीके से हैंड रेस किए गए उसका सीरियली जिसने पहली बार किया उसको वैल्यू दी जाती है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, बुद्धिजीवी हो, किसी भी ओहदे पर हो, पर जिसने पहले हैंड रेस किया उसकी बात पहले सुनी जाती है। ये बात सारे लोग समझ जाते हैं। और एक बात यहाँ पर आके वो सीखता है कि यहाँ पर जो 10 गोल्डन रूल है, उस 10 गोल्डन रूल का पालन करना पड़ता है। फिर यहाँ पर आप किस जाति से, ऊंची जाति से हो या नीची जाति से हो, आप किस तरीके के लोग हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तो यहाँ पर ये भी बात जो ज्यादा मायने नहीं रखती। आप समन संघ से दिल से कितने जोड़ने की भावना रखते हो, इस पर निर्भर होता है समन संघ में। और वही फिर 10 गोल्डन रूल की भावनाओं को जान सकता है। 10 गोल्डन रूल में ये भी है कि यहाँ पर जाति का अभ्यास तो है ही नहीं, यहाँ पर पद, पैसा, प्रतिष्ठा, मंचमाला, इसकी भी बात नहीं होती है। और यहाँ पर जो भी कोई संगीतियाँ लगती है, उस संगीतियों में भी अपना खर्चा खुद करना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ पर आ जाऊँ, पहले मैं मेरे संगठन में काम करता था तो मुझे बहुत पैसे खर्चे करने पड़ते थे, यहाँ पर भी आऊँ तो यहाँ पर भी ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वो धीरे धीरे बात सुन लेता है, समझ लेता है कि यहाँ पर तो खुद का खर्चा खुद करना पड़ता है। हाँ, अगर मेरे साथ ऐसा बहुत ही कमकुवत व्यक्ति है जो बिल्कुल निरक्षर भी है, उसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो 1-2 व्यक्ति के लिए मैं दान भी दे सकता हूँ, उसका खर्चा मैं शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये भी आज़ादी होती है कि अगर मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को बहुत एक्टिव है, पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसको तो संगीत में आना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैं उसका डोनेट करके उसको बुला सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये एक बात ये नहीं होती कि अगर किसी संगीति लगाई हो या संगठन क्या कार्यक्रम लगा हो, संगोष्ठी लगी हो, तो मुख्य आयोजक अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो खुद के जेब से पैसा खर्चा करता है। दूसरा इसका ये भी स्वरूप होता है कि मुख्य आयोजन समिति के जो लोग होते हैं या एक व्यक्ति मुख्य आयोजक होते हैं, वो बहुत सारा पैसा जमा करते हैं और उसका हिसाब भी नहीं देते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्रता से आप पूछ सकते हो, आप बता सकते हो। जितनी आज़ादी आपको लिसन करने के लिए, सुनने के लिए, उतनी आज़ादी आपको बात करने के लिए भी है। और आप जितने ताकत से, जितने सहजता से समन संघ से जुड़ते हो, उतना ही आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है।
तो ये वाली बातें भी हमको सुनना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा कि हमने परसों परसों की एक बात की थी कि दुनिया में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है कि जो अमीर राष्ट्र है, जो प्रभावशाली राष्ट्र है, उन्होंने अपनी बात थोपने के लिए अपना जो प्रोडक्ट्स है वो गरीब राष्ट्रों के ऊपर लादने के लिए, उसकी ज्यादा कीमत लेने के लिए टैरिफ लगाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बेसिक चीजें हम लोग पैदा नहीं करते, जो खासकर क्वालिटी की बातें हो ज्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। जीवनावश्यक वस्तुएं जैसे गैस है या ऑयल है या और कोई चीजें है, हमको दूसरे देश से इंपोर्ट करनी पड़ती है, इसीलिए हम निर्भर रहते हैं दूसरे के ऊपर। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी नहीं जानते कि हमारे पास संख्या इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा वर्क फोर्स है कि किसी देश की संख्या से ज्यादा हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ की संख्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग अभी 143 करोड़ है, चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया है। चाइना लगभग 142 करोड़ है संख्या में। तो दुनिया के ऐसे चाइना, यूएसए, यूके, मलेशिया, पाकिस्तान और ऐसे कुछ बांग्लादेश, ऐसे कुछ गिने चुने 10-12 देश अगर छोड़ दे तो हमारे एक राज्य से ज्यादा किसी भी देश की संख्या ज्यादा नहीं है। जैसे यूपी की संख्या अभी बताई जाती है कि 20 करोड़ 22 करोड़ है, तो दुनिया के सिर्फ 11 देश को अगर छोड़ दोगे तो 11 देशों में से 12वें देश के कोई भी देश पकड़ लो, उसकी जो पॉपुलेशन है यूपी से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है हम हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पास काम करने वाले यूथ लोगों की संख्या भी ज्यादा है। लगभग विश्व के यूथ की जो पावरफुल एनर्जेटिक जो संख्या होती है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा हमारे देश में है, पर उनको काम नहीं है, उनके स्किल को दिशा नहीं है, उनके स्किल को पहचान नहीं है। इसीलिए बहुत सारा जो वर्ग है, हमारा एनर्जेटिक वर्ग है, ऐसा खाली पड़ा रहता है और वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसको जॉब नहीं है, जॉब की संधियां नहीं उपलब्ध होती। जितने भी जॉब बनाए जाते हैं उसके हाथ से वो जॉब छीन लिए जाते हैं क्योंकि उसको उसका हक नहीं मिलता, उसको आरक्षण नहीं मिलता, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। और अभी 3-4 दिन से तो ये एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज बन गई है। जो 12th में जो नीट की एग्जाम होती है, 10th में या 12th में या अलग अलग कोर्सेज के लिए ऐसी नीट की, AIEEE की ऐसी बहुत सारी अलग एग्जाम थी। अभी नीट की एग्जाम है, उसमें हमने देखा है कि जो लोग सत्ता में बैठे उन्हीं लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। किसी पेपर निकलता है, लीक हो जाता है, लीक करने वाला तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन जो सबॉर्डिनेट लोग जो समन है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही। हमारे महाराष्ट्र में हमने देखा कि लगभग 10-12 कोचिंग क्लासेस है समनों के, SC ST OBC के, उन्हीं लोगों को टारगेट करके उन्हीं के खिलाफ FIR किया जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। पर मेन जो कल्प्रिट है, जहां से खासकर ये सारा आंदोलन या सारी साजिश चली गई थी, उन व्यक्ति के खिलाफ तो कुछ भी नहीं हो रहा। इससे क्या हो रहा है, दूसरा परिणाम ये हो रहा है, बहुत सारी रीलों में हम देख रहे हैं कि बच्चे जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं और ईमानदारी से वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सही में वो बच्चे बहुत ही होनहार हैं और अपने काम के प्रति, अपने स्टडी के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति एकदम बिल्कुल उसके लिए समर्पित है। ऐसे बच्चों को फ्रस्ट्रेट होते हुए हमने बहुत सारी रीलों में देखा है। वो लोग कहे, बच्चे कह रहे कि अब तो हमको फिर से नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी, हमने इतनी पढ़ाई की थी और अब फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, हमको लगा था कि इसमें क्लियर हो जाएंगे पर अब फिर कंपटीशन में हमको जाना पड़ेगा। तो ऐसे बेरोजगारों को, जो एनर्जेटिक जो जनरेशन है, उस जनरेशन की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके ऊपर चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो या हमारी संगठनों की तरफ से हो या हमारे बुद्धिजीवी लोगों की तरफ से हो, कोई सोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहे। तो ऐसे में हम लोग समनों के एक जनरेशन को बिल्कुल खत्म कर रहे, उनकी आशाओं को निराशाओं में परावर्तित कर रहे। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास सोच है, हमारे पास सारा कुछ है और हम लोग रिसोर्स निर्माण करने वाले लोग हैं क्योंकि हम कमाई का कमेरा वर्ग है, कमाई करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी हमको जो स्पेस मिलनी चाहिए वो स्पेस नहीं मिल रही। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ही केस है कि जैसे कि मैं लीगल थोड़ा सा एस्पेक्ट बताता हूँ इसका, कि 1989 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, उसके बाद मंडल कमीशन का एक आंदोलन चला था। मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था, इस समाज का लगभग 52% जो वर्ग है
जिसको अदर बैकवर्ड क्लास करके संविधान ने उसको संवैधानिक शब्द दिया है, उन वर्गों को भी आरक्षण का बेनिफिट मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ये आंदोलन चला मंडल कमीशन का, तो वैसे ही उसको डाइवर्ट करने के लिए कल्चरल आंदोलन चला गया, एक मंदिर का आंदोलन चला गया, और वो मंदिर का आंदोलन इस तरीके से छेड़ा गया कि एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ लड़ाया गया, और उसका बेनिफिट करके पूरा का पूरा एक 52% वर्ग को जो हक और अधिकार मिल रहे थे, जितना बजट मिल रहा था, उसको डाइवर्ट करने के लिए उसको एक धर्म को दूसरे धर्म में लगाने के लिए काम हुआ। उसका परिणाम लगभग 20 साल तक हम भुगत रहे। अन्यथा अगर जो इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और इंदिरा साहनी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जजमेंट था 16 दिसंबर 1994 का, उस जजमेंट के वजह से एक दरवाजा खुल गया था कि समाज का 52% जो वर्ग है देश का, उस वर्ग को अपने संख्या के प्रपात में अधिकार मिल रहे थे, अपने संख्या के प्रपात में उसको सारे अधिकार, जॉब में अधिकार, एजुकेशन में अधिकार और पॉलिटिक्स में भी अधिकार मिलने की संभावना तैयार हुई थी। लेकिन उस वक्त जो द्रोणाचार्य जो बैठा होता है, जो खासकर जो जज की चेयर में बैठा होता है, वो द्रोणाचार्य जल्दी भाप लेता है कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। इतना बड़ा वर्ग अगर संगठित हो जाता है, और जो पहला वर्ग SC ST का होता है, उसको फंडामेंटल राइट में जो आरक्षण का अधिकार होता है, उसके साथ अगर ये जुड़ जाएगा, तो ये तो 85% से ज्यादा संख्या इकट्ठा हो जाएगी। फिर हमारा क्या होगा? तो जो असंवैधानिक बात है वो इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया, उसमें एक जो असंवैधानिक शब्द लाया गया, उसको क्रीमिलेयर लगा दिया गया। और क्रीमिलेयर से क्या हुआ कि OBC को जो आरक्षण मिलने वाला था, उसको तोड़ दिया गया। उसमें से जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, उनके इनकम का बैरियर लगा दिया। फिर वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर इसलिए नहीं जा सके क्योंकि आम लोग तो नॉट फाउंड सुटेबल हो जाते हैं। क्योंकि आप अगर शिक्षित नहीं हो, समाज का जो गरीब कमेरा वर्ग है वो तो एकदम से सीखता नहीं है, तो उसको कॉम्पीट करने के लिए IAS IPS PCS या हायर क्लास की जो जॉब्स होती है, उसके लिए ऐसे लोगों के बच्चे पात्र हो रहे थे। तो ऐसे में उसको क्रीमी लेयर लगा दिया गया। ये क्रीमी लेयर की जो शुरुआत थी, केवल OBC के लिए नहीं थी असंवैधानिक शुरुआत, वो आगे जाके SC ST के खिलाफ जजमेंट देने का बेस तैयार हो रहा था। अब ये बेस इस साल तैयार हो गया, जो अभी उपवर्गीकरण हो गया है। मतलब SC का और ST का सब क्लासिफिकेशन। किसी का कहना है, किसी को कहा गया है कि आपका जो हक है, आपकी जो रिजर्वेशन की जो हक है, जगह है, जॉब है, सर्विस है, वो किसी और जाति ने खा ली है। हालांकि इसके ऊपर आर्गुमेंट ये होनी चाहिए थी कि अगर मेरा अधिकार अगर दूसरे जाति वाले ने अगर खा लिया, तो फिर बैकलॉग कैसे बचा है? अगर बैकलॉग है तो बैकलॉग से तो पूरी जगह भरी नहीं है, तो मैंने एक जाति ने दूसरी जाति की जगह कैसे खा ली? अगर पूरा का पूरा अगर जितनी भी जगह थी अगर भर जाती, तो सबको मिल जाती जितनी परसेंटेज है उसमें। पहली बात तो है कि 52% वाले लोगों को 27% ही आरक्षण दिया गया। उसमें अभी महाराष्ट्र में एक आंदोलन चला गया मराठा और OBC के बीच में, जो वर्ग जागरूक हो रहा था, क्योंकि OBC में हमने देखा कि पिछले 20-25 साल से एक बहुत बड़ी जागृति हो रही थी, धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर, क्योंकि उनकी पहली पीढ़ी पढ़ने निकले लगी, पहली पीढ़ी जो है जॉब्स में गई, बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर गई, और संख्या का पता चलने की वजह से फिर संख्या का एहसास हुआ कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको पॉलिटिकल पद भी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके मुख्यमंत्री किए गए, राज्यपाल किए गए, बड़े बड़े जो कमीशन होते हैं उस कमीशन के ऊपर उनको अपॉइंट किया गया। ये सारा कुछ होते होते अब ये इसको मिटाना किस तरीके से, ये साजिश हो रही है। अब ये साजिश का जो पहला पड़ाव है, ये उपवर्गीकरण का पड़ाव है कि एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर दो, और उसको बता दो कि आपका जो अधिकार है सारा का सारा वो दूसरी जाति है, उस जाति ने खा लिया है। तो हम लोग काम क्या कर रहे हैं कि लोगों को इकट्ठा लाने के लिए बता रहे हैं। हम यहाँ पर समन संघ में जिसको भी यहाँ पर बुलाते हैं, उसकी कभी जाति पूछते नहीं है, ना उसका वर्ग पूछते हैं, वो सिर्फ पहचान दे देता है, और जिसने उसको यहाँ पर जोड़ा है उसको पूछा जाता है कि भाई ये आपके पहचान का है क्या, तो वो रिकमेंड करता है उसको कि हाँ ये मेरे पहचान का व्यक्ति है, ये समन है, इसीलिए उसको समन संघ में जुड़ने का पूर्ण अधिकार है।
वो चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, ये बात यहाँ पर नहीं पूछी जाती। पर दूसरी तरफ बिल्कुल वैसा हो रहा है जो एंटी काम हो रहा है कि एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ इसलिए लड़ने के लिए तैयार कर दो ताकि ये लोग संगठित हो रहे। समन संघ आ रहा है, उभर रहा है, ये आइडिया समाज में बहुत ज्यादा फैल रही है कि हमको इकट्ठा होना है अपने हक और अधिकार के लिए, अपने हुकूक के लिए। तो ये वाली बात उन्होंने जल्दी भाप ली है। हमने ये भी देखा कि जो रिपोर्ट जाते हैं, जो खासकर पुलिस से रिपोर्ट जाती है या सीआईडी से जाती है या जो भी कॉन्फिडेंशियल उनके जो भी विंग्स होते हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि भारत में जो अवेयरनेस जो बढ़ रहा है सामाजिक सुधार का, वो एससी एसटी और ओबीसी के लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए पिछले कहीं लगभग 20-25 साल से एक डिमांड आ रही थी कि अभी जातियों की संख्या काउंट की जाए, और ओबीसी समाज की ज्यादा ज्यादा डिमांड थी। 1931 में आखिरी जाति के ऊपर काउंटिंग हुई थी, जातियों की संख्या गिनी गई थी, और उसके बाद अब पहली बार हो रहा है। तो इसमें जाति जनगणना के जितने भी लोग हैं ट्रेनिंग लेने वाले, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो अवेयरनेस का कैंपेन हमको ये भी करना है कि आपको आने वाले जनगणना में क्या लिखना है, कौन सी जाति लिखना है, किस वर्ग को लिखना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य मागा, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें से क्या क्या लिखना है। ये इसीलिए जरूरी है, अगर हम लोग इसमें से काउंट हो जाएंगे और फिर हम इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे कि अरे मेरे लिए तो ये बजट का लगभग हमारी पॉपुलेशन है, तो कम से कम 20% जो फंड है उसका अलोकेशन तो हमारे सारे जाति के वर्ग को होना चाहिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए। पर ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट हुई थी, उसमें बाबा साहब ने एक बात खास खास तौर पर लिखी थी। उन्होंने कहा था कि एससी एसटी की जितने भी संख्या है, उनके हिसाब से कम बजट का 10% ऑफ द जनरल बजट दैट शुड बी अलोकेटेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। एससी एसटी को 10% होना चाहिए। और उनकी ये भी डिमांड थी, अगर ओबीसी की संख्या 1931 के हिसाब से अगर काउंट की जाती तो उस वक्त 52% थी 1931 में, तो उस हिसाब से ओबीसी समाज के लिए भी बजटरी एलोकेशन किया जाता, ओबीसी समाज के लिए भी एक मिनिस्ट्री तैयार की जाती। पर वो बात नहीं हो पाई। अभी अभी 2010 के बाद इसके ऊपर डिमांड आने लग गई कि इनके भी अलग से मंत्रालय होनी चाहिए, ताकि इस समाज के पिछड़े हुए लोग हैं उनको शिक्षित किया जाए, संगठित किया जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड अलोकेट किए जाए। और जो लोग इतने कमाई करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, उनके मेहनत के हिसाब से कैलोरी जितना वो बर्न करते हैं, उसके हिसाब से उनको कुछ फैसिलिटीज दे दी जाए। पर इसके खिलाफ अगर इनको तोड़ना है तो क्या करना चाहिए? तो एक हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है, दूसरा एक जाति को दूसरे जाति में झगड़ा लगाने के लिए तैयार करने वाली बात है। ये सारे के सारे जो साजिशें जो है, जो कॉन्स्पिरेसीज है, समनों को इकट्ठा नहीं आना चाहिए, इसीलिए चल रहे हैं। तो समन की एक्शन क्या होनी चाहिए, प्लान क्या होना चाहिए? समन का एक ही प्लान होना चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने समन बहन और भाई को अंडरस्टैंड कर लूं, समझ लो। वो चाहे किसी भी समाज जाति का हो, वो हमारा बहुजन है, हमारा समन है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है। ये एक रिश्ता उनके साथ कायम करने के लिए हमको उसके साथ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। भले ही व्यक्तिगत किसी के साथ कोई झगड़ा हो, कोई आपका जमता नहीं हो किसी बात के, लेकिन आप पता चल गए कि आप समन हो, तो आप खत्म कर दोगे ये सारी गलत बातें। आप खत्म कर लोगे कि मैं किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। ये सारी बातें हमको भूल जाकर इकट्ठा होना है। तो ये वाली सोच जो है समन संघ की सोच है। अगर समन संघ की इस सोच से और संविधान के दिए हुए अधिकारों से अगर हम सजग हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, सम्मा सती में आ जाते हैं, तो हमको लोगों को जोड़ने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसे ही किसी के झांसे में आ जाएंगे, कोई कहेगा कि नहीं आपके तो ये जो आरक्षण है, आरक्षण कोई और खा रहा है, आपका आपके हक का अधिकार या आपके हक का जो पैसा है कोई और खा रहा है, तो ये बात अगर हम लोग दिल से लगा लेंगे तो हम लोगों को जोड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। तो समन संघ का यही कहना है कि जैसे मैंने एक बात की बात की अभी, इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो केस के बारे में कहा गया, इसके बाद लगभग 6-7 जजमेंट ऐसे आए जिसको हमने जिक्र ही नहीं किया, हमने उसका जिसको हमने समझने की कोशिश भी नहीं की।
लेकिन उससे हम लोग कहीं लाखों करोड़ों लोगों का रुपयों का बजट हमने इससे गवा दिया है। और लाखों लोगों, लाखों संख्या जो है हमारी जॉब्स की या लोन्स की हमने गवा दी, क्योंकि हमको डिनाई कर दिया गया। और जो लोग असंगठित रहते हैं वो लोगों को डिनाई किया जाता है, चाहे किसी बैंक का लोन लेने से, चाहे किसी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी से, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनकर आने से। और हमारे सारे वोट डिवाइड हो जाते हैं, और ये वोट डिवाइड होने की वजह से हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं और नैरेटिव कोई और सेट करता है। दूसरी जो अभी हम देश की बात की, तो देश तो बहुत खाई में जा रहा है। दिन ब दिन हमारी हालत ऐसी हो जाएंगी। अभी एक और जैसे कोरोना जैसा और एक वायरस आने वाला है, उसका आगाज भी हो चुका है। हो सकता है कि आने वाले 5-6 महीने में, 1-2 साल में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। बैंक के पैसे विड्रॉल करने की भी लिमिटेशन 2 लाख के ऊपर खत्म कर दी गई है। और बाकी के जो डिपॉजिट्स है या विड्रॉल की लिमिट भी कम किया। पैसा हमारा, मेहनत हमारी, सारा कुछ हम करते हैं, हम रिसोर्स तैयार करते हैं, पर हमारे ऊपर बैन हो रहे हैं। तो ये सारी बातें अगर गहराई से सुननी है तो आपको समन संघ के आह्वान को रिस्पांस देना पड़ेगा। समन संघ कह रहा है कि आप जब तक एक जगह पर आकर ऐसे विचारों को साझा नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, तब तक आप अपनी समस्याओं के बारे में दूसरों को बता नहीं सकते। कि आप जो सोच रहे हो वो आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या है कि आप संगठित नहीं हो, आप इकट्ठा नहीं हो, आपकी एक पहचान नहीं है, आप एक जैसे सोचते नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप लोग उन लोगों को बताने में सक्षम हो जाओगे कि आप एक जैसे लोग हो, आप इस देश के मूल लोग हो, आप यहाँ पर रहने वाले सबसे पुराने लोग हो, आप इस देश के मालिक हो, आप पुराने समय में समन थे, आपका कल्चर समन था, आपकी पहचान समन थी, और आपके सारे रिसोर्स थे, आप प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वाइस चांसलर थे, आप व्यापारी थे, आप शिल्पकार थे, और आप राजा भी थे। ये सारा कुछ था आपके पास, पर आपके हाथ से छीन कैसे लिया गया? ये उसी वक्त छीन लिया गया जब हमने एक दूसरे के खिलाफ विवाद करना शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर हमको इन्हीं विवादों को, इन्हीं छोटे मोटे फर्क को जातियों में, अपने जो काम करते थे, व्यवसाय करते थे, उसी व्यवसाय को जातियों में बांटकर हमको बंदिश कर दिया गया। इसलिए बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया में कहा है, कास्ट इज ए एनक्लोज सोसाइटी। एनक्लोज सोसाइटी मतलब जात एक बंद समाज रचना है। वो अपने जाति के ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकता। अगर सोचेगा तो भी, अगर कोई व्यक्ति किसी ऊंची जाति का है या नीची जाति का है, तो उसको उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो भी साजिश रचकर ही सोचेगा। वो कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये लोग एक जैसे लोग हो, एक जैसी सोच वाले लोग हैं। और पुराने समय में ये तो समन थे, इनकी कल्चर एक थी, इनकी पहचान एक थी। ये सारी बातें हमको लोगों को बतानी पड़ेंगी। जैसे जैसे हम लोग लोगों को ये बातें बताते जाएंगे, वैसे वैसे लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ सकती है। और आने वाले समय में जितने भी आंदोलन, जितने भी साजिशें, जितने भी कॉन्स्पिरेसीज हमारे खिलाफ जो चलाई जाएगी, उसको समझने के लिए हम लोग काबिल हो जाएंगे। बस ये आज मैं इतना ही बात कहता हूँ कि सारे जो समन लोग हैं, जन्मजात समन है, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं, वो चाहे इस बात को समझ ले या ना समझ ले, वो जन्म से समन है, वो जन्म से एक है, वो जन्म से उनकी पहचान एक है। बस उसको समझने की जरूरी है, उसने अंडरस्टैंड करना है, उसने दूसरों को सुनना है, उसने दूसरों की बात सुनकर उसको अपनी बात बतानी है, और एक दूसरे की बात को समझकर सुलझाकर एक जैसा काम करना है। अगर इतनी ही बात अगर आप हम लोग गहराई से करेंगे तो हमारे बीच के भेद नष्ट हो सकते हैं, और आने वाले भविष्य में हम लोग सारे हक और अधिकार अपने आप में पा सकते हैं। इतनी बात मैं यहाँ पर कहता हूँ। अगर मेरी बात से कुछ गलत बात निकली हो, अगर कोई किसी को आहत पहुंचे हो, तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो, संगो खमतु तम्मम।